नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगी। एनपीएस और ओपीएस से कितनी अलग है यूपीएस? इस पेंशन स्कीम ने कर्मचारियों की टेंशन खत्म कर दी है या और बढ़ा दी है? आज इसी पर बात करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन परेशान मत होइएगा। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाली हूँ वह आपको बहुत काम आएगी और आपके सवालों के जवाब भी दे सकती है। मैं आज का वीडियो बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगी कि एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में क्या कुछ अंतर है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के समांतर पेश किया गया है, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प रहेगा। क्या ये नई स्कीम कर्मचारियों की नाराज़गी दूर करेगी और क्या इससे ओपीएस की मांग बंद हो सकती है, जो लंबे समय से सरकारी कर्मचारी करते आए हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी मिल गई है। पिछली नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस को लेकर सरकार को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। कर्मचारी ओल्ड पेंशन वापस लाने की मांग कर रहे थे और इसके लिए लगातार वो सड़कों पर थे। इसी कड़ी में सरकार कर्मचारियों के लिए नई स्कीम ले आई। इसकी घोषणा के साथ ही हर तरफ चर्चा है कि क्या वाकई यूपीएस पिछली पेंशन स्कीमों से बेहतर है? क्या ये स्कीम ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों की समस्या सुलझा देगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए तीनों स्कीमों को विस्तार से समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की। इसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन के लिए एक भी पैसा देना नहीं पड़ता था। सीधा सीधा गणित था कि नौकरी के आखिरी महीने में जो भी सैलरी मिलती थी उसका आधा यानी 50% पेंशन बन जाती थी। अगर लास्ट सैलरी 1 लाख है तो कर्मचारियों को हर महीने 50,000 रुपये पेंशन मिलेगी। सीधा सीधा फंडा था। इसमें सर्विस के दौरान कर्मचारियों की सैलरी से कोई भी पैसा नहीं कटता था। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन राशि के साथ साल में 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन का भी फायदा मिलता था। बस एक शर्त थी कि सर्विस कम से कम आपको 10 साल करनी ही है। सब ठीक चल रहा था। फिर सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आ गई जिसका नाम था एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके तहत 31 दिसंबर 2004 के बाद जिन भी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हुई, केंद्र सरकार ने तय किया कि पेंशन के लिए उनकी बेसिक सैलरी में से हर महीने 10% काटा जाएगा। सरकार ने तय किया कि जितनी रकम कर्मचारियों की सैलरी से कटेगी उतनी ही रकम सरकार की ओर से भी जमा की जाएगी। हालांकि बाद में मोदी सरकार ने सरकार का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया। जब ये योजना शुरू हुई तो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही डिज़ाइन की गई थी। फिर 2009 में इसे भारत के सभी कर्मचारियों के लिए खोल दिया गया। नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा ये भी फिक्स नहीं था, क्योंकि इकट्ठा हुए पैसों पर कोई निश्चित ब्याज नहीं तय किया गया था। तय हुआ कि इन पैसों को अलग अलग स्कीमों के तहत बाजार में लगाया जाएगा, जैसे इक्विटी, डेट या सरकारी बॉन्ड्स में, एसआईपी में। माने इकट्ठा हुए पैसे पर मार्केट के हिसाब से ब्याज जुड़कर जो भी पैसा मिलेगा उसके हिसाब से ही मासिक पेंशन तय होगी। तो इस चक्कर में पेंशन के पैसे पर रिस्क आ गया। फिर शुरू हुई ओपीएस वर्सेस एनपीएस की लड़ाई। ओपीएस के तहत सैलरी में से पैसा कटाए बिना 50% पेंशन की गारंटी थी, लेकिन एनपीएस में इससे एकदम उलट था। सैलरी में से पैसे भी कटेगा और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की रकम भी तय नहीं थी कि आपको कितनी मिलेगी। पहली स्कीम में फ़ायदा तो था, तो दूसरी में योगदान और निवेश। एनपीएस के तहत 6 महीने में मिलने वाला महंगाई भत्ता भी बंद कर दिया गया था। लेकिन ऐसा आखिर किया क्यों गया? दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक नुकसान का सौदा थी। ट्रेजेडी पर बोझ था, क्योंकि पेंशन के लिए कोई पैसा नहीं इकट्ठा था जो लगातार बढ़ सके। बढ़ती महंगाई के साथ हर साल ज़्यादा पैसा भी देना पड़ रहा था। इस लिहाज से सरकार को एनपीएस में फ़ायदा दिखा और कर्मचारियों को एनपीएस में नुकसान दिखा।
इस स्कीम का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। कर्मचारियों का तर्क था कि नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती है और शेयर मार्केट में फायदा नहीं हुआ तो पेंशन कम हो जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि निवेश के चलते कर्मचारियों को पेंशन की रकम में कुछ पैसा बढ़ा कर दिया जाएगा अगर बाजार में नुकसान हुआ तब भी। फिर आई यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सर्विस। ये स्कीम भी योगदान वाले फार्मूले पर आधारित है। यूपीएस में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% ही कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा यूपीएस में पेंशन की रकम भी तय की गई है। यूपीएस के तहत कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन उसके सर्विस के समय पर डिपेंड करेगी। अगर 25 साल की सर्विस हो गई तो आखिरी के 12 महीने की जो सैलरी है उसके एवज में बेसिक पे का 50% पैसा पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा का समय हुआ है तब पेंशन की रकम सर्विस के सालों के हिसाब से तय की जाएगी। नई योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी दी गई कि आपको 10,000 की पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। यूपीएस में कर्मचारियों के परिवार का भी ध्यान रखा गया। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही थी उस रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इससे कर्मचारी के डिपेंडेंट्स की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पिछली स्कीमों में ये रकम तय नहीं थी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। साल 2004 के बाद रिटायर्ड हुए 23 लाख कर्मचारियों को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। कर्मचारियों को ऑप्शन दिया गया कि वो पहले से चल रही एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। अब समझते हैं एनपीएस वर्सेस यूपीएस को। एनपीएस में जहां सरकार का योगदान 14% था तो यूपीएस में बढ़कर 18.5% हो जाएगा। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा वो रकम तय नहीं थी क्योंकि इकट्ठा हुआ पैसा मार्केट में लगाया जा रहा था। यूपीएस में पेंशन की रकम तय है, कर्मचारी के सर्विस के समय के आधार पर तय की जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो सरकार ने कर्मचारियों की फिक्स पेंशन वाली समस्या दूर करने की कोशिश की है। दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। ओपीएस की तरह यूपीएस में भी सैलरी की 50% रकम बतौर पेंशन हर महीने दी जाएगी। एनपीएस की तरह ही यूपीएस में भी कर्मचारी को सैलरी से 10% पैसा बिना पेंशन की हिस्सेदारी के तौर पर कटवाना होगा। हर 3 साल पर सरकार अपनी हिस्सेदारी में बदलाव कर सकती है। मोटा माटी जो समझ आता है वो ये है कि यूपीएस के ज़रिए सरकार और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। इससे सरकारी पैसे पर ओपीएस जितना बोझ नहीं पड़ेगा, साथ ही एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की जो समस्याएं थी, जो विरोध था लगातार इतने दिनों से जो कर रहे थे, उनमें से कुछ का निपटारा भी करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों यह थी जानकारी जो आपके सामने मैं बता रही थी। वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर देते रहें कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर।